नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के दौसा जिले से। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा क्योंकि यहाँ एक बालाजी मंदिर है जहाँ हर दिन दूर दूर से हजारों भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस इलाके में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सोनू सैनी। सोनू का एक दोस्त था जिसका नाम गोपाल था, जो उदयपुर का रहने वाला था। दोनों दोस्त एक ढाबे पर साथ में काम करते थे। वे दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। अगस्त 2015 में जन्माष्टमी के दूसरे दिन एक लड़की अपने पिता के साथ बालाजी मंदिर आती है। उस लड़की का नाम था आरती गुप्ता और उसके पिता का नाम था सूरज प्रकाश गुप्ता। वे उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए राजस्थान आए थे। संयोग से उसी दिन सोनू सैनी भी बालाजी मंदिर गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नंबर एक्सचेंज हुए, फिर दिन रात फोन पर बातें होने लगी। कुछ दिन राजस्थान में गुजारने के बाद आरती अपने पिता के साथ वापस वृंदावन चली गई। फोन पर बातचीत के दौरान जब सोनू और आरती को लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो आरती 5 सितंबर 2015 को अपने घर से भागकर सोनू के पास आ गई और 8 सितंबर को दोनों ने बांदीकुई कोर्ट में जाकर शादी कर ली। आरती के परिवार को इस शादी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब पिता को इस शादी के बारे में पता चला तो वो इन दोनों से बेहद नाखुश थे। शादी करने के बाद आरती सोनू के घर आ गई। घर आने के 2-3 दिन बाद ही आरती का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह सोनू से तरह तरह की मांग करने लगी और कहने लगी कि मुझे 50,000 रुपए, आभूषण, संपत्ति में हिस्सा और 4 पहिया गाड़ी चाहिए। सोनू सोचने लगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक इसे क्या हो गया। वह मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, वह ऐसी चीजें क्यों मांग रही है। सोनू के पास खुद वो सब कुछ नहीं था जो आरती उससे मांग कर रही थी। वह तो एक ढाबे पर सिर्फ कर्मचारी था। उसके लिए आरती की मांग पूरी करना लगभग नामुमकिन था। इन सब के चलते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शादी के 8वें दिन यानी 16 सितंबर को आरती अपने पति के घर से बिना बताए गायब हो गई। वह घर छोड़कर कहीं चली गई जिसका सोनू को कुछ अता पता नहीं था। इधर सोनू उसे ढूंढने लगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहां भी आरती जा सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ देर बाद वह आरती के परिवार वालों को फोन करके पूछता है, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चलता। बदनामी के डर से सोनू पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाता। वह सोचता है कि अगर आरती पुलिस के पास जाकर दहेज का मामला दर्ज कराएगी कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा हूं और इसीलिए उसने घर छोड़ दिया, तो हर कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा क्योंकि वह एक महिला है। सोनू परेशान था और बिना कुछ खाए अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। उसने हर जगह देखा पर उसका कुछ पता नहीं चल सका। लगभग 2 हफ्ते बाद 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। वे कहते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हुई है, वह गायब है। मुझे शक है कि उसके पति और पति के दोस्त ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। उसके पति का नाम सोनू है और उसके दोस्त का नाम गोपाल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस इस पर कहती है कि यह आपसी झगड़ा होगा। बेटी नाराज होकर कहीं चली गई होगी, कुछ दिन में घर वापस लौट आएगी। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ महीनों के बाद वृंदावन पुलिस को वृंदावन के नगला झींगा नामक नहर से एक महिला का शव मिलता है। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच पुलिस को याद आया कि एक शख्स ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजने से पहले ही उसकी तस्वीरें ले ली थी। पुलिस ने पिता को बुलाया। पिता वृंदावन थाने आए। उन्होंने उस लावारिस शव की फोटो दिखाई। फोटो में लड़की का चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन यह तस्वीर देखकर पिता रोने लगे। उन्हें पता था कि यह उनकी बेटी है। इसका मतलब है कि बेटी की हत्या की गई है। सितंबर 2015 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी और मार्च 2016 में वह रिपोर्ट हत्या की रिपोर्ट में बदल गई। रिपोर्ट में जिन दो नामों पर पिता को शक था वो थे सोनू और गोपाल। वृंदावन पुलिस राजस्थान के मेहंदीपुर नामक स्थान पर जाती है और वहां से सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर वृंदावन ले आती है। यहाँ पुलिस उन दोनों से आरती के बारे में पूछती है। इस पे सोनू कहता है कि हम उसे कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह नहीं मिली। वह बिना बताए कहीं चली गई है। इसके बाद पुलिस कहती है कि तुम दोनों ने आरती की हत्या की है और शव हमें मिला है। सच क्या है बताओ। दोनों कहते हैं हमने किसी की हत्या नहीं की। आरती 16 सितंबर को अचानक घर से गायब हो गई।
वह कहाँ है हमें भी नहीं पता। वह मेरी पत्नी थी, हम उसे कैसे मार सकते हैं। अब पुलिस सोनू और गोपाल को 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगी। उन्हें उल्टा करके पीटा गया, पैरों के तलवों पर लाठियां बरसाई गई, सोनू के 2 नाखून तक उखाड़ दिए गए। उन्हें लगातार पीटा जा रहा था। टॉर्चर के दौरान पुलिस उनसे कहती रही कि तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुमने आरती को मार डाला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि हत्या उन्होंने की है। इसके बाद पुलिस उन्हें धमकी देती है कि तुम दोनों पर पहले से ही हत्या का आरोप है, हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। दोनों ने एनकाउंटर की कहानी पहले भी सुनी थी। दोनों डर गए और हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट में सुनवाई के बाद सोनू और गोपाल को जेल में डाल दिया गया। अपने दौरे के दौरान एसपी ने हत्यारोपियों सोनू और गोपाल का पता लगाने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी दिया। जहां सोनू और गोपाल काम करते थे, वहां के मालिक उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें यकीन था कि वे कोई अपराध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सोनू और गोपाल की तरफ से केस लड़ा। सोनू के पास इस कानूनी लड़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। 9 महीने जेल में रहने के बाद गोपाल जमानत पर बाहर आ गया। 18 महीने बाद सोनू भी जमानत पर बाहर आ गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। जेल से छूटने के बाद वे अपने घर चले गए। लोगों से यह बात छुपी नहीं थी कि दोनों जेल में रह रहे थे। पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। सोनू और गोपाल को समाज से भी बाहर कर दिया गया था। सोनू के भाई की शादी होने वाली थी, शादी भी टूट गई और जेल जाने के कारण उसके घर में कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। गिरफ्तारी से पहले ही गोपाल की भी शादी तय हो गई थी और शादी 2 हफ्ते में होनी थी, लेकिन वह जेल चला गया और इसी कारण उसकी शादी भी टूट गई। कोई उन्हें भी अपनी बेटी नहीं दे रहा था। लोगों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। जब सोनू जेल गया तो उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। सोनू और गोपाल बार बार पुलिस स्टेशन जाते रहे और कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी को नहीं मारा। आप एक बार मामले की जांच करें, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि हत्यारा कोई और है। इसके बावजूद पुलिस इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं करती। उल्टा उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था कि वो आरती की हत्या की बात स्वीकार कर ले। इन सब चीजों के कारण दोनों काफी परेशान रहने लगे। एक दिन सोनू और गोपाल दोनों बैठे और केस के बारे में बात करने लगे। सोनू कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आरती को किसने मारा इसका उन्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद दोनों तय करते हैं कि अब वे इस मामले की जांच खुद करेंगे। अब दोनों आरती के इलाके यानी वृंदावन में आरती के बारे में पता करने गए। उन्होंने आरती के परिवार वालों से पूछा, उसके माता पिता से भी पूछा, लेकिन वो बोले कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने आसपास के इलाकों में भी पूछा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वे हताश होकर मेहंदीपुर वापस आ गए। यहाँ वे अपना वही सामान्य काम यानी ढाबा में वापस काम करने लगे। उन्हें जब भी खाली समय मिलता वो आरती वाले मामले की जांच भी करते। सोनू को पता था कि आरती ने घर क्यों छोड़ा था। उसने इस बारे में दोबारा सोचा और काफी सोचने के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसकी हत्या नहीं हुई है और वह जिंदा है। उन्हें बस अब उसकी तलाश करनी है। उसने अपने दोस्तों से भी आरती के बारे में पता लगाने को कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 7 साल बीत गए और 2022 आ गया। एक दिन एक लड़का उस ढाबे पर आता है जहां सोनू काम करता था। चूंकि सोनू और गोपाल की खबरें किसी से छुपी नहीं थी, इस लड़के ने भी सोनू और गोपाल के बारे में सुन रखा था। यह लड़का सोनू से कहता है, मेहंदीपुर से कुछ दूरी पर विशाला नाम का एक गांव है और मैं उसी गांव में रहता हूँ। मैंने वहां एक औरत देखी है जो बिल्कुल आपकी पत्नी आरती की तरह दिखती है। आपके जेल जाने के बाद से वह औरत मेरे गांव में ही रहती है। उसका एक पति भी है। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उसकी शादी 2015 में हुई थी और तब से वह वहीं रह रही है। उस लड़के की बात सुनकर सोनू और गोपाल को एक उम्मीद नजर आने लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे इस तरह उस गांव में पहुंच गए तो आरती उन्हें देखकर वहां से भाग जाएगी। इसके लिए सोनू और गोपाल ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने अपना भेष बदला, कुर्ता पजामा पहना, सिर पर पगड़ी पहनी और विशाला गांव चले गए। अगर वे ऐसे ही जाते तो आसानी से पहचान में आ जाते, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी गांव में आता है तो गांव के लोगों की नजर उन पर जरूर पड़ती है। इसी कारण दोनों राजस्थानी पोशाक पहनकर ऊंट व्यापारी बन गए और गांव में चले गए। वे लोगों से कह रहे थे कि हम ऊँटों का व्यापार करते हैं।
अगर यहाँ कोई अपना ऊँट बेच रहा है या खरीदना चाहता है तो हमें बताए। वे दोनों आरती के घर भी जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय आरती घर पे नहीं होती और उनका ये प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वो दूसरा प्लान बनाते हैं। उन्हें अब ऐसे किसी किरदार के बारे में सोचना था जिसकी मदद से घर की महिलाएं भी बाहर आए। खूब सोचने के बाद उन्होंने सब्जी बेचने वाले का किरदार चुना। आपको पता ही होगा कि अगर कोई सब्जी वाला गांव के इलाके में आता है तो ज्यादातर महिलाएं ही घर के बाहर आकर सब्जियां खरीदती है। यह सोचकर उन दोनों ने सब्जी वाले की भूमिका निभाई और विशाला गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो आवाज लगा लगा कर सब्जी बेचने लगे। वे कई दिनों तक गांव में घूमते रहे। आरती जिस घर में रहती थी वहां भी वे चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचते रहे। एक दिन उस घर से एक महिला निकली और सब्जी लेने के लिए सोनू के पास आई। उस महिला पर नजर पड़ते ही सोनू उसे तुरंत पहचान गया। वह कोई और नहीं बल्कि सोनू की पत्नी आरती थी, जिसके हत्या के आरोप में सोनू और उसका दोस्त जेल में थे। अब सोनू को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी आरती जिंदा है। वह तुरंत घर आता है, अपना हुलिया बदलता है और पुलिस स्टेशन जाता है। सोनू मेहंदीपुर थाने जाता है और वहां के प्रभारी से कहता है, जिस महिला की हत्या का आरोप आपने मुझ पर लगाया है वह अभी भी जिंदा है और इसी गांव के एक मकान में रहती है। सोनू की बात सुनकर थाना प्रभारी कहते हैं, शुभ, तुम्हारी बातों से यह साबित नहीं होगा। तुम उसके जिंदा होने का कुछ सबूत लाओ। अगर तुम कुछ कागज लाओ या उसकी आईडी कार्ड ले आओ तो कुछ हो सकता है। हमारे हिसाब से वह जिंदा नहीं है क्योंकि हमारे कागज में वह मर चुकी है। यह सुनकर सोनू घर आ गया। अब सोनू और गोपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आरती की आईडी प्रूफ लेना। इसके लिए इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसे स्वच्छ भारत अभियान का सरकारी कर्मचारी बना दिया। इसके तहत दोस्त को गांव में जाकर सर्वे करना था कि गांव में किसके घर शौचालय है और किसके घर नहीं। इसके बाद दोस्त गांव में जाता है और सर्वे करने का दिखावा करता है। 4-5 घरों में जाने के बाद वह आरती के घर जाता है और उसे स्वच्छ भारत अभियान की योजना बताता है। वो बताता है कि अगर घर में शौचालय नहीं बना है तो सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे देगी। पैसे का नाम सुनते ही वो लालच में आ जाते हैं और कहते हैं, हमारे घर में शौचालय नहीं बना है। दोस्त कहता है कि ठीक है, लेकिन 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए मुझे तुम्हारे घर के लोगों का आईडी प्रूफ चाहिए। इसके जरिए पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तुरंत घर का एक आदमी आईडी प्रूफ लेकर आता है, लेकिन इसमें सिर्फ घर के पुरुषों की आईडी होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद दोस्त फिर से कहता है, उसे उनकी आईडी प्रूफ भी चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। कुछ ही मिनटों में घर का एक सदस्य घर के सभी लोगों के कानूनी दस्तावेज लेकर आता है। उसमें आरती का भी दस्तावेज होता है। दोस्त सारे कागजात अपने पास रख लेता है और कहता है कि कल वेरिफिकेशन के बाद मैं तुम्हारे कागजात वापस कर दूंगा। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब दोस्त के जरिए सोनू को सारे दस्तावेज मिल जाते हैं, जिसमें आरती का भी दस्तावेज था। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब आखिरकार उनके पास एक ऐसा सबूत था जिसके बदौलत यह साबित हो सके कि आरती जिंदा है। इसके बाद दोनों सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां के प्रभारी को आरती के दस्तावेज देते हैं। दस्तावेज देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ये खबर बाहर आ गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए वे कागज लेते हैं और वृंदावन पुलिस से संपर्क करते हैं, क्योंकि यह मामला वहीं दर्ज किया गया था। मेहंदीपुर पुलिस वृंदावन पुलिस से बात करती है कि जिस महिला की हत्या का मामला चल रहा है, हमारे पास उनके जिंदा होने का सबूत है। ये सुनने के बाद अब वृंदावन पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। इसके बाद आरती के दस्तावेज वृंदावन भेज दिए गए और साथ ही सोनू और गोपाल भी वृंदावन चले गए। सोनू और गोपाल उन पुलिस कर्मियों से मिलते हैं जिनको 15,000 रुपए का इनाम दिया गया था और उन्हें सारी बातें बताते हैं। अब मेहंदीपुर पुलिस आरती के पते पर जाती है, उसे घर से उठाती है और वृंदावन पुलिस को सौंप देती है। पहले आरती खुद को आरती मानने से इनकार करती है, फिर दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो वो स्वीकार कर लेती है। इसी बीच आरती के माता पिता और भाई को बुलाया जाता है। पहुंचते ही माँ और भाई सबसे पहले आरती के पास जाते हैं, लेकिन पिता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है। पुलिस यह सोचकर परेशान हो जाती है कि यह कैसा मामला है। माँ और भाई तो आरती की पहचान कर रहे हैं, लेकिन पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस पिता से कहती है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह आपकी बेटी नहीं है, लेकिन हमें आपकी बात साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करना होगा। पहले तो पिता ने डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने भी मान लिया कि लड़की उनकी ही बेटी है। इसके बाद पुलिस माता पिता और भाई को घर भेज देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि आपको आगे की पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब आरती के माता पिता और भाई अपने घर चले जाते हैं।
इसके बाद पुलिस आरती से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सोनू का घर छोड़कर क्यों चली गई। आरती ने अपना बयान दिया कि जब उसकी शादी सोनू से हुई तो शादी के बाद वह उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी पूरी जिंदगी सोनू के साथ नहीं बिता सकती थी, इसलिए उसने ऐसी मांग की जो सोनू पूरी न कर सके, और इसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और 16 सितंबर 2015 को आरती ने सोनू का घर छोड़ दिया। इसके बाद वह राजस्थान में इधर उधर घूमने लगी और अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने लगी। इसी बीच उसे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया। उसका नाम भगवान सिंह रेवाड़ी था। वो इसी आदमी से शादी करती है। शादी के बाद वह विशाला गांव आ जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। क्योंकि पति ट्रक ड्राइवर था तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। पुलिस ने आरती से यह भी पूछा कि वृंदावन में नहर के पास जिसकी लाश मिली थी वो कौन थी। आरती को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन इस बात का जवाब केवल एक ही व्यक्ति दे सकता था, और वो थे आरती के पिता सूरज प्रकाश गुप्ता, क्योंकि इन्होंने उस लाश की पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी। जब पुलिस ने गुप्ता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे फोटो में देखा था और उसका चेहरा पहचाना जा सकता था। मुझे अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह मेरी बेटी है। दिलचस्प बात यह थी कि जब सोनू और गोपाल को गिरफ्तार किया गया था तब आरती को भी इसकी जानकारी थी और वह अपने पिता से संपर्क में भी थी। अगर वह चाहती तो पुलिस के पास जा सकती थी और उन्हें बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो सोनू को बचाएगी तो उसे अपनी पूरी जिंदगी सोनू के साथ ही बितानी पड़ेगी। इस केस के चलते सोनू और गोपाल को काफी तकलीफ हुई। सोनू ने अपने पिता को भी खो दिया क्योंकि वह अपने बेटे के जेल जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, और वह भी हत्या के मामले में। इस मामले में सभी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सोनू और गोपाल पर लगभग 20-20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।